जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथरैक पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं साइंस पब्लिकेशन के मॉडल पेपर फर्स्ट की, जिसका डी और ई पार्ट हमारा अभी तक पेंडिंग है। और इस मॉडल पेपर के अंदर जो डी और ई पार्ट है, इसमें अभी हमारे पास टोटल क्वेश्चन 24 से लेकर 28 तक, मतलब हमारे पास अभी क्वेश्चन इसमें हैं 5 क्वेश्चन। और इस 5 के अंदर भी हमें चॉइस मिल जाएंगी काफ़ी सारी, और देखते हैं किस तरीके से इनको सोल्व करना है। शुरुआत करेंगे हम डी पार्ट के साथ, और डी पार्ट के अंदर हमें एक समीकरण निकाय दिया हुआ है, और इस समीकरण निकाय को हल करना था आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग करते हुए। देखिए 24वां क्वेश्चन, और ये पार्ट डी का है। क्वेश्चन है 3x + y + z बराबर में है 3, फिर इसके बाद में है 2x - y - z बराबर है 2, और -x + y + z बराबर 1। इसके अथवा में भी क्वेश्चन है जो भी मैट्रिक्स वाले चैप्टर में से ही है। देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। समीकरण निकाय को जब भी हल करना हो आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग करते हुए, देखिए आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग करना है, आव्यूह सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए जब भी समीकरण को हल करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गुणांकों की एक मैट्रिक्स बनानी है। हमें क्या करना है, गुणांकों की मैट्रिक्स। और ये गुणांक हमें लेने हैं x y z के, और इसे a नाम दे देंगे। तो a बराबर आएगा गुणांकों की मैट्रिक्स, तो x y z के गुणांक 3 1 1, फिर 2 - 1 -1, फिर -1 +1 और +1। ठीक है, ये गुणांकों की मैट्रिक्स बना ली। और फिर हम इसके बाद में क्या करेंगे, जो x y z जिनके मान ज्ञात करने हैं, यहाँ से एक मैट्रिक्स और बना लेंगे, जिसे हम x नाम दे देंगे, कैपिटल X y और z। और उसके अलावा एक मैट्रिक्स और हम बनाते हैं B मैट्रिक्स, जो कि अचर पदों की मैट्रिक्स होती है, जो सामने दिए जाते हैं 3 2 1। अब क्वेश्चन सोल्व अगर करना है तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पर निकाय को चेक करना होता है। हमें देखना होता है कि जो निकाय हमें दिया गया है वो संगत है या असंगत है। तो उसके लिए हमें a का सारणिक मान ज्ञात करना होगा। तो हमें क्या करना है, इसका सारणिक मान ज्ञात करना, उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। तो देखिए a का सारणिक मान क्या आएगा, तो 3 पहली पंक्ति के अनुसार इसका प्रसार करेंगे। तो 3 के लिए इन दोनों का गुणा -1 +1, फिर इस 1 के लिए लिखेंगे यहाँ -1, 2 का गुणा 1 से, -1 का -1 से, तो 2 - 1, और लास्ट इस 1 के लिए तो 2 - 1। तो a का सारणिक मान आया ये 0 -1 और इधर से +1 बराबर ये खुद 0 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे दैट एम्प्लाइज, निकाय जो है वो असंगत है, मतलब कोई हल नहीं। इस निकाय का कोई भी हल नहीं है। हमें x y z का कोई भी मान यहाँ पर मिल नहीं पाएगा जो कि यहाँ पर इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब, लेकिन यहाँ पर एक काम अपने को और करना है। सिर्फ इतने से ही निकाय असंगत है और कोई हल नहीं है, इसके बजाय एक काम हमें और करके देख लेना चाहिए। देखना अभी जो अपने को ये निकाय दिया हुआ है, ठीक है, ये अपने अलग से एक प्रोसेस करके देना है। इसमें समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। अगर अपन इन तीनों समीकरणों में ध्यान से देखें, अगर हम दूसरी और तीसरी समीकरण का अगर अपने जोड़ कर दें, इसको एक बार हटाइए, ठीक है, यहीं से डायरेक्ट लिखना सही नहीं है। देखिए अभी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों का जोड़ करके देखते हैं। तो 2x - x, यहाँ x आ जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, z कैंसिल हो जाएगा, और 2 + 1 बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, x का मान 3 आ गया। अब ये जो x का मान है, ये पहली समीकरण में लिख के देखते हैं। तो समीकरण 1 से ये बनेगा 9 + y + z बराबर 3, तो y + z बराबर आ गया -6। और ये x का मान हम लिख के देखते हैं। अब दूसरी और तीसरी किसी भी एक में, तो तीसरी में लिखेंगे x का मान 3, तो -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो y + z बराबर 4। यहाँ देखिए, यहाँ से हमें क्लियर होगा कि हमने सबसे पहले किसी एक चर का मान ज्ञात कर लिया। हालांकि जरूरी नहीं है कि हर बार ये ज्ञात हो ही जाए, लेकिन इस क्वेश्चन में ये ज्ञात हो चुका है।
कि x का मान हमने 3 ज्ञात कर लिया, कौन सी समीकरण को हल किया, दूसरी और तीसरी समीकरण को हल किया और x का मान आ गया। और लेकिन जब ये x का मान हमने पहली और तीसरी समीकरण में लिखा तो हमारे पास 2 नई समीकरण आई। अब देखना इन दोनों समीकरणों में अगर अपने 10वीं क्लास की उस मेथड की बात करें कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की, तो a1/a2 और b1/b2 का मान तो बराबर है लेकिन c1/c2 का मान बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन होती थी निकाय असंगत की। यहाँ से अपने कहेंगे कि निकाय असंगत है, निकाय असंगत है और इस समीकरण के लिए कोई हल विद्यमान नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बोला गया है कि y प्लस जेड का मान -6 होना चाहिए और यहाँ बोला गया y प्लस जेड का मान 4 होना चाहिए। तो y और z के किसी एक ही मान के लिए दोनों एक साथ सत्य तो हो ही नहीं पाएंगे कि y और z का कोई भी आप मान यूज़ करना, उससे या तो -6 उतराएगा या 4 उतराएगा। अगर अपने ऐसा हो तो ऐसा नहीं है कि वो दोनों को संतुष्ट कर देगा कि हमने मान लो y का मान 2 लिया सिर्फ समझने के लिए और z का मान लो 2 ले लिया, तो 2 और 2 यहाँ लिखोगे तब तो 4 आ गए, लेकिन यहाँ लिखोगे तो माइनस से नहीं आएगा। ऐसा कोई भी y और z अपने को नहीं मिलेगा जो दोनों को एक साथ संतुष्ट कर देगा, तो बोल दे कि निकाय असंगत है, कोई हल नहीं है। बाकी यहाँ भी पता लग ही रहा है कि a का सारणिक मान क्या आया, 0 आया। इसका मतलब x y z के मान हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से आपको सॉल्यूशन बताना है करके। और अब इसके अथवा में देखिए कौन सा क्वेश्चन है। इसके अथवा वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल सा है। इसके अथवा में आपको a और b के मान दे रखे हैं। a का मान है 3 2 1 4, 3 2 1 4 और b का मान -1 फिर 2 -4 और 3, और सिद्ध करना है ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये क्वेश्चन आप खुद करके देख सकते हैं, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है ये। मतलब आपको ए और बी का गुणा करना है, फिर उसका ट्रांसपोज, ये LHS का मान आ जाएगा, फिर बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज करके और उनका आपस में गुणा करना है। LHS और RHS दोनों को बराबर दिखाना है। ठीक है, एक पक्ष हम करके देख लेते हैं इसका। ये 24वें क्वेश्चन का ही अथवा का पार्ट है। तो ए का बी से गुणा किया, a इंटू बी, तो देखिए क्या आएगा। तो पंक्ति का गुणा स्तंभ के साथ, तो 3 का गुणा -1 से किया -3, फिर 2 का गुणा -4 से किया -8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्तंभ को चेंज कर देंगे, ये वाला स्तंभ। तो 3 का गुणा 2 से किया 6 और 2 का गुणा 3 से किया 6। अब पंक्ति को चेंज करेंगे, ये वाली पंक्ति स्तंभ ये वाला। तो 1 का गुणा -1 से -1 और 4 का गुणा -4 से तो -16, फिर 1 का गुणा 2 से और 4 का गुणा 3 से, तो a इंटू बी, ये आया -11, ये -17, 6 और 6 12 हैं और ये 14 हैं। तो ये तो a और b का गुणनफल आ गया। अब a b का ट्रांसपोज, इसको लिखेंगे यहाँ स्तंभ के अंदर और इसको भी स्तंभ के अंदर। तो ये मैंने LHS का मान निकाला है। अब आपको क्या करना है, RHS को सोल्व करना है खुद को और चेक करना है कि RHS को सोल्व करने पर यही मान आता है या नहीं आता। सोल्व कैसे करोगे, तो B का ट्रांसपोज किया पहले तो, -1 2 -4 3, ये B का ट्रांसपोज है। और A का ट्रांसपोज आएगा 3 2 1 4। तो आपको क्या करना है, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज का गुणा करना है। पहले B को लिखना है और फिर A को लिखना है। तो B वाला मान आया पहले, अब A वाला मान, और ये गुणनफल आपने खुद को करके देखना है और चेक करना है कि यहाँ पर जो उत्तर आया वो इसके बराबर आया कि नहीं आया। अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब क्वेश्चन अपना जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो हुआ अपना 24वां क्वेश्चन जो कि मैट्रिक्स अलजेब्रा में से था। और अब इसके बाद में है 25वां क्वेश्चन जो कि, अच्छा ये जो खंड है अपना दायाखंड जिसको अपने पार्ट डी बोल रहे हैं, ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के। तो 25वां क्वेश्चन जो कि प्रायिकता वाले चैप्टर में से है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसका जो 25वां क्वेश्चन है जिसमें ए और बी 2 स्वतंत्र घटनाएं दे रखी हैं। 25वां क्वेश्चन, ए और बी हमें दिया हुआ है, ये दोनों क्या है, स्वतंत्र। और स्वतंत्र है तो अपने जानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी को लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी। स्वतंत्र घटनाओं के लिए हम ये जानते हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है
कि ए तथा बी में से कम किसी एक घटना के घटने की प्रायिकता। इसने पूछा कम से कम किसी एक घटना के घटने की प्रायिकता, जिसको बोला जाता है पी ए यूनियन बी। हमें ये वाला मान ज्ञात करना है, पी ए यूनियन बी का मान। तो देखिए ये वाला मान अपने किस तरीके से ज्ञात करेंगे। हालांकि ये अपने को सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि ये मान जो है, ये वाला मान बराबर है 1 माइनस पी ए डैश और पी बी डैश। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है कि कम से कम किसी एक घटना के घटने की प्रायिकता इस तरीके से बराबर होगी। तो देखो इसको करने का जो तरीका है वो क्या रहेगा, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर कि कम से कम कोई एक घटना घटने की प्रायिकता। ठीक है, कम से कम किसी एक घटना के या कोई एक घटना के घटने की प्रायिकता बराबर कि 1 माइनस एक भी घटना नए घटने की प्रायिकता। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कम से कम किसी एक घटना घटने की प्रायिकता जो होती है वो 1 माइनस एक भी घटना नए घटने की प्रायिकता के बराबर होती है। तो इसको ऐसे लिख देंगे अपने कि 1 माइनस ए घटना भी नए घटे और बी घटना बी नए घटे। तो इसको ऐसे लिख देंगे 1 माइनस पी ए, ठीक है, ए डैश मतलब ए घटना नए घटे और बी घटना भी नए घटे, इस तरीके से लिख सकते हैं। और फिर इसने बोला कि ए और बी स्वतंत्र हैं। अगर ए और बी स्वतंत्र हैं तो एक हमने इसमें एग्जाम्पल भी देखा हुआ है कि इनकी पूरक घटनाएं, यहाँ ध्यान रखना, तो ए डैश और बी डैश भी स्वतंत्र होंगी। तो मैं लिख सकता हूँ पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पी ए डैश गुना में आ जाएगा पी बी डैश। तो इसका मान वहाँ लिख देंगे अपने, तो ये बनेगा 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से करोगे तो थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। हालांकि इसका एक और तरीका भी इसको सॉल्व करने का, जहां पर हम इस यूनियन का यूज़ करेंगे। इस यूनियन का एक सूत्र है, वहां से फिर कॉमन वगैरह निकाल कर एक अलग से एक नया मेथड है जो मैंने आपको अपने पहले जो प्रायिकता के चैप्टर है वहां पर वो क्वेश्चन सोल्व करवा रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी इस तरीके से करोगे तो ये क्वेश्चन भी आपका सही माना जाएगा। तो देखिए पार्ट ए का 26वां क्वेश्चन, पार्ट ए 3 क्वेश्चन मिलेंगे अपने को चॉइस के अंदर, निश्चित समाकलन में से, ये डायरेक्ट समाकलन में से, और ये हमारा 8वें चैप्टर में से। पेपर में भी इसी तरीके से मिलेगा अपने को काम। तो देखिए यहाँ पर तो अपने को गुणधर्मों का यूज़ करना है, यहाँ प्रतिस्थापन, और साथ में उसके बाद में आंशिक भिन्नों का यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन अवकलन के ऊपर है, अवकलन अपने को करना पड़ेगा। और बिंदु दिया हुआ है तो 2 बार सीधा अवकलन करके और उचिष्ट के लिए चेक करना है, मान 0 से छोटा होना चाहिए दूसरे अवकलन का। तो देखते हैं पहले तो ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में tan को पहले तो साइन बटा कोस लिख के इसका लघुत्तम ले लेते हैं। 26वें क्वेश्चन का जो फर्स्ट है इसका 26वां क्वेश्चन, देखिए 0 से पाई बटा 2, tan को लिखेंगे साइन बटा कोस, मैं डायरेक्ट लिखूंगा उसके बाद में। तो रूट ऊपर आएगा कोस, इधर आएगा रूट के अंदर कोस एक्स, प्लस में आएगा रूट के अंदर साइन एक्स। ठीक है, ये वाला मान कैसे आएगा, tan को साइन बटा कोस लिखने पे और फिर कोस लघुत्तम लेने पे रूट कोस लघुत्तम आ जाएगा और लघुत्तम वाला रूट कोस ऊपर चला जाएगा, ये आ गया। और यहाँ पे अपने को गुणधर्म 4 के अनुसार, गुणधर्म 4 के अनुसार, ठीक है, x के स्थान पे 0 प्लस पाई बटा 2 माइनस एक्स, इन दोनों का जोड़ माइनस एक्स रखने पर, ठीक है, ये अपने को काम करना है x की जगह, इसकी जरूरत ही नहीं है 0 की, लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पाई बटा 2 माइनस एक्स लिखना है, तो क्या बनेगा, इसको i के बराबर लिखा, तो i बराबर 0 से पाई बटा 2, ऊपर आएगा रूट के अंदर कोस
पाई बटा 2 माइनस एक्स, फिर बटा में रूट कोस पाई बटा 2 माइनस एक्स, फिर रूट में साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स, और इधर आ जाएगा डी एक्स। ये साइन में चेंज हो जाएगा, ये साइन में चेंज हो जाएगा, और ये कोस में चेंज हो जाएगा। सूत्र लगेगा 90 माइनस थीटा वाले। तो 0 से पाई बटा 2, ऊपर आया रूट साइन एक्स और बटा में आया रूट साइन एक्स प्लस में रूट कोस एक्स। और ये मैंने आपको बोल रखा है कि जब इस तरीके का काम अपने करते हैं और हर चेंज ना हो दोनों में, ठीक है, समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। यहाँ पे जो हर का मान है वही मान यहाँ पे आ गया और सिर्फ ऊपर वाला मान चेंज हुआ है, तो इन दोनों का जोड़ कर देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। जोड़ने से क्या होता है, ये सारा का सारा मान जो है ये कैंसिल हो जाता है। कैंसिल किस तरीके से, जब लघुत्तम वगैरह लेंगे अपने तो वहाँ से अपने को पता लग जाएगा। नहीं पता तो आप पुराने वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। अभी मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ। इन दोनों का जोड़ करेंगे तो आई में आई को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 2i, 0 से पाई बटा 2, और ये मान इस मान में जैसे जुड़ेगा 1 हो जाएगा कैंसिल होने के बाद में, तो 1 डॉट डी एक्स रह जाएगा। और 1 का अपने इंटीग्रेशन जानते ही हैं, इसका x हो जाएगा, लिमिट है 0 से पाई बटा 2, तो 2i बराबर पाई बटा 2 माइनस 0, तो 2i बराबर पाई बटा 2, तो i बराबर पाई बटा 4। तो ये आंसर है इस फर्स्ट के लिए कि इसका उत्तर आएगा पाई बटा 4, ठीक है ना। और अब हम बात करते हैं इसके, यहाँ पे प्रतिस्थापन करना है, साइन की जगह t मानना है, फिर अवकलन करना है और उसके बाद में आंशिक भिन्नों के अंदर इसको विलुप्त करना है, चेंज करना है। तो देखिए कैसे। तो 26वें का सेकंड, मतलब इसका जो सेकंड अर्थभाव में आई बराबर ऊपर है कोस बटा में है 2 प्लस साइन एक्स और 3 प्लस 4 साइन एक्स। तो अपने लिखेंगे साइन एक्स बराबर टी कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो आई बराबर, तो कोस एक्स और डी एक्स तो यहाँ तो आ जाएगा डी टी बटा में 2 प्लस टी और 3 प्लस 4 टी। आगे का जो काम है वो क्या करना है, आंशिक भिन्नों में इसको क्या करना है, वियोजित करना है। आप खुद करके देखना इसका उत्तर क्या आएगा। और फिर अपने बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट के, यहाँ जो अथवा में जो तीसरा है जिसमें अपने को साइन की पावर p और कोस की पावर q दे रखी है। और इस बिंदु के ऊपर उचिष्ट अपने को सिद्ध करना है। तरीका बताऊंगा, करके देखना अपने आप, लॉग लेके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए y बराबर, मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ log y। अपने को क्या करना है इस क्वेश्चन में, log लेना है। तो log y बराबर log साइन p और फिर cos q, इस तरीके से। तो log y बराबर log साइन p थीटा प्लस log cos q थीटा। ठीक है, log गुणा वाले पद को प्लस में तोड़ देता है, यहाँ गुणा है तो प्लस आ जाएगा बीच में, log अलग हो जाएगा। तो log y पावर जो है वो आगे आ जाती है, तो p log साइन थीटा q log cos थीटा। और इसको क्या करो तुम z मान लो, यहाँ इसकी जगह अपने क्या लिख लें, z लिख लेंगे। log y को z मान लिया, log y बराबर z मानना। 2 बार करो अवकलन इसका। इस बिंदु को डायरेक्ट यहाँ पे यूज कीजिए, देखिए क्या उत्तर आता है। पहले तो लिखेंगे dz बटा d थीटा, तो p log का अवकलन करूंगा साइन बटा में चला जाएगा, साइन का अवकलन करूंगा तो कोस आ जाएगा। फिर q log का अवकलन करूंगा कोस बटा में आ जाएगा, कोस का अवकलन करूंगा तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। मतलब कोस बटा साइन कोट, साइन बटा कोस टेन। तो dz बटा d थीटा p कोट थीटा माइनस q टेन थीटा। अब इसका करो एक बार और अवकलन, तो डी स्क्वेयर जेड बटा डी थीटा स्क्वेयर। तो p कोड का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा और टेन का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा। वैसे देख लीजिए, ये माइनस में यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन यहाँ माइनस होने के कारण ये सारा रिजल्ट माइनस में रहेगा। हालांकि वो बिंदु यहाँ पे आप लिख लेना, बिंदु मैं बताता हूँ कौन सा है, ये टेन इधर रहेगा। तो टेन थीटा बराबर p बटा q। तो टेन थीटा का यहाँ पे यूज करना है, कैसे करोगे,
सेक्स स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख लेना, इसको 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख लेना सर्वसमीका से, और कोट और टेन के मान वहां से अपने को पता लग जाएंगे। यहाँ से लिख ही लेते हैं कोट, ये कोट और टेन के मान यहाँ पर यूज होने वाले हैं, इनका जब सूत्र लगेगा उसके बाद में, ठीक है ना। यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस कोट स्क्वायर, और वो दोनों मान यहाँ लिख लेना। और आप जब चेक करोगे तो देखोगे कि ये माइनस जो है ना ये खत्म नहीं होगा कभी भी, ये माइनस इनके साथ चलता रहेगा। तो अपने कह सकते हैं कि ये जो मान है वो 0 से छोटा है, और जब मान 0 से छोटा आ जाए दूसरे अवकलन का मान 0 से छोटा आ जाए तो फलन का जो मान है वो क्या होता है, उचिष्ट होता है। तो आपको इस तरीके से आगे का काम खुद करना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया करना किस तरीके से, स्टार्टिंग बता दी क्वेश्चन की। अब अपने बात करते हैं 27वें क्वेश्चन की। तो देखिए 27वां क्वेश्चन, 27वें में भी अथवा मिलेंगे 3 अपने को, 12वीं प्रश्नावली में से, अवकल समीकरण में से, ये फिर से अवकल समीकरण में से, और ये अपना अवकलन 7वें चैप्टर में से। तो देखिए किस तरीके से सोल्व करना है। फर्स्ट में तो साफ दिख रहा है, जब x और y इस तरीके से प्लस माइनस के अंदर आ जाएं तो हमें क्या करना होता है, x माइनस वाई जो भी अपने को यहाँ पे दिया जाता है उसको हमने t मानना होता है। देखिए किस तरीके से 27वें का जो फर्स्ट जो अथवा वाला है कि x माइनस वाई का स्क्वायर और साथ में dy अपॉन में dx बराबर a स्क्वायर। तो क्या करेंगे, x माइनस वाई को t मान लेंगे, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो 1 माइनस डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर डी टी बटा में डी एक्स। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाल लेंगे, 1 माइनस डी टी अपॉन में डी एक्स, और ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान है ये यहाँ लिखेंगे, और इसकी जगह टी, तो टी स्क्वायर, फिर 1 माइनस डी टी बटा में डी एक्स बराबर ए स्क्वायर। तो 1 माइनस डी टी बटा में डी एक्स बराबर ए स्क्वायर बटा टी स्क्वायर। फिर इसके बाद में 1 माइनस ए स्क्वायर बटा टी स्क्वायर बराबर डी टी बटा डी एक्स। प्रतिस्थापन कर दिया, लघुत्तम ले लेंगे, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा टी स्क्वायर बराबर डी टी बटा डी एक्स। और अब आगे करना है आपको अपने आप चरों का पृथक्करण। ये क्वेश्चन हो जाएगा चरों के पृथक्करण से। कैसे, तो टी स्क्वायर बटा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी टी बराबर में आ जाएगा डी एक्स। ये बटा में टी स्क्वायर ऊपर गुणा में चला जाएगा, और ये दोनों मान उधर बटा में आ जाएंगे। dx को मैंने इधर लिख लिया, तो अब इस तरीके से दोनों तरफ समाकलन। और ये समाकलन करना कैसे है, ऊपर ए स्क्वायर घटा देंगे, ए स्क्वायर जोड़ देंगे, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके से, और dx का x आ जाएगा, साथ में सील करेंगे। और अब इधर अलग अलग कर लेना, ये काम खुद करना, इस पद को और इस पद को, दोनों नीचे वाला जो पद है इस पद के हिसाब से दोनों को अलग अलग कर लेना, और फिर इसका समाकलन जो वो आसानी से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है, स्टार्टिंग बता दी, आगे का जो एंड है वो अपने आप करना। अब देखते हैं अपने ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट हो रहा है चरों के पृथक्करण से, इसमें भी अपने को चरों का पृथक्करण करना है। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो e की x tan y dx बराबर में ले जाओ 1 माइनस फिर e की पावर x sec स्क्वायर y dy, ठीक है, बराबर में ले गए अपने इस पद को, वो dy वाले पद को। अब लिखेंगे यहाँ पे चरों का पृथक्करण। तो dx के साथ देखो e की x बटा में 1 माइनस e की पावर x, ये तो आ गया dx वाला पद, x वाले पद आ गए, बराबर में sec स्क्वायर y, ये tan y नीचे चला गया, और इधर आ गया dy। दोनों तरफ करो समाकलन। इसका समाकलन करना है तो प्रतिस्थापन से हो जाएगा, और इसका समाकलन करना चाहो तो ये समाकलन में किससे हो जाएगा, प्रतिस्थापन से हो जाएगा। tan y को इसमें आप कुछ भी t मान लेना, या थीटा वगैरह जो भी मानना चाहो मान सकते हो। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी इस पद को अपने क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। और इतना थोड़ा सा और अगर अपने दिमाग लगाना तो यहाँ माइनस लगा और यहाँ माइनस लगा दो, 2 बार ऐसे माइनस लगा दो, इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, लेकिन इससे होगा, देखो क्या, इससे क्या होगा, अगर ये f है ना, तो ये ऊपर वाला जो मान है वो f डैश का है, मतलब इसका अवकलन करोगे तो ये ऊपर वाला पता आएगा, क्योंकि 1 का अवकलन 0 हो जाएगा और ये माइनस पड़ा रहेगा। e की पावर x का अवकलन e की पावर x अपने जानते ही हैं। तो f डैश बटा f का समाकलन log के रूप में आता है, log f होता है ना, तो माइनस पड़ा रहेगा log,
और ये f मतलब ये वाला मान, इस तरीके से। और इसमें क्या करना, tan y को t मान लेना, और tan का अवकलन अपने जानते हैं कितना होता है, sec स्क्वायर होता है ना, तो ये सारा का सारा मतलब ये भी तो वही चीज़ है सेम टू सेम कि ये f डैश है और ये f है, इसका अवकलन करोगे तो ये चीज़ ही बनेगी ना, तो ये भी फिर डायरेक्ट ही हो गया ना, इसको भी जरूरत ही नहीं है। तो log ये लो tan y प्लस में log c लिखना चाहो तो लिख दो, इधर इनको इकट्ठा कर लेना, ये कांस्टेंट अपने log के रूप में ले लें क्योंकि इधर भी log आ ही रहा है, इसलिए इस माइनस को पावर में ले जाओ, तो log 1 माइनस e की पावर x की पावर -1, ठीक है। ये -1 लगा के ना इसको पावर में लिख दिया, इसके log का नियम, ये log इकट्ठा कर लो, तो log c tan y प्लस होता है तो गुना हो जाएगा, संख्याओं का log बाहर आ जाएगा, log से log कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा क्या कि 1 माइनस e की पावर x और इसकी पावर -1 बराबर c tan y। और हल करना चाहो तो कर सकते हो, इसको 1/, में लिख के, वो आपके ऊपर है, यहाँ तक छोड़ो तो भी सही है। और अब अपने इसका लास्ट ये वाला क्वेश्चन जिसमें अपने को 2 बार अवकलन करना है, देखिए कैसे। तो y बराबर sec को लिख लो cos, tan को लिख लो sin बटा cos, तो y बराबर 1 प्लस sin x और बटा में क्या आ गया, cos x आ गया। अब करो इसका अवकलन, ठीक है, पहले sin cos के पदों में चेंज कर लिया, अब अपने इसका अवकलन कर लेंगे, तो y का अवकलन तो आ जाएगा dy अपॉन में dx, इधर अंश बटा हर वाले सूत्र से हर का स्क्वायर, हर ऐसा कैसा अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश ऐसा कैसा, और हर का अवकलन करोगे तो प्लस साइन आ जाएगा इसे। ये लो हल करते हैं, तो dy अपॉन में dx बराबर ये कोस स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर बनेगा, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन जाएगा 1, और साइन का गुना इस 1 से भी होगा, तो 1 प्लस साइन x, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर आगे क्या करो, अपने कोस स्क्वायर की सर्वसमीकरण लगा दो जो कि होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर उसके हिसाब से इसको आगे अपने सोल्व करेंगे। तो देखो कैसे, कोस स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और फिर इसमें 1 के ऊपर स्क्वायर लगा लेना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक सर्वसमीकरण लगा देंगे, इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेंगे, ठीक है, एक बार प्लस में लिख लिया और एक बार माइनस में लिख लिया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचा dy अपॉन में dx बराबर 1 अपॉन में 1 माइनस साइन x। अब इसका एक बार और अवकलन करना है, और ये चीज़ साफ तौर पे अपने को दिख रही है बनती हुई, देखो कैसे, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर लिखा, ये इसको x मान लो, इसको x मान लिया, तो 1/x का अवकलन होता है -1/x स्क्वायर, तो -1/x स्क्वायर, और जिसको x माना है फिर उसका अवकलन करना है, तो इस एक का अवकलन तो 0 हो जाएगा, और माइनस साइन है ना तो माइनस पटा रहेगा, साइन का अवकलन कोस आ जाएगा, माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सिद्ध हो ही चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वो 27वां, और अब अपने करते हैं लास्ट 28वां क्वेश्चन। तो देखिए 28वां क्वेश्चन, इसमें भी 3 क्वेश्चन अपने को अथवा में मिलेंगे, और ये तीनों ही क्वेश्चन एक ही चैप्टर में से हैं, है ना, और वो कौन सा है अपना 14 चैप्टर त्रिविम ज्यामिति। यहाँ पे प्रतिच्छेदन चेक करना है, प्रतिच्छेदन के बारे में, प्रतिच्छेद बिंदु भी याद करने 2 रेखाओं के लिए। ये क्वेश्चन न्यूनतम दूरी का है, लघुत्तम दूरी अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है, और इसमें लंब की लंबाई बिंदु दिया हुआ है, और इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई याद करनी। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसको बराबर मान लो r1 के, इसको बराबर मान लो r2 के, और जल्दी से r1 r2 के हिसाब से अपने को x y z के मान निकालने पड़ेंगे इसमें। तो देखिए x का मान, ठीक है, फर्स्ट में x का मान आएगा r1 + 4, फिर y का मान आएगा -4 r1 - 3, और z का मान आएगा 7 r1 - 1, ये पहली समीकरण। और अब दूसरी समीकरण से x का मान आएगा 2r2 + 1, 2r2 + 1, y का मान आएगा -3 r2 - 1, और z का मान आएगा 8 r2 - 10। प्रतिच्छेदन चेक करना हो तो दोनों को बराबर कर दो। जब दोनों को बराबर करोगे तो देखिए r1 + 4 बराबर 2 r2 + 1। हल करो तो r1 का मान आया 2 r2 - 3,
ठीक है। ये जब x वाले पद को बराबर किया, इस x वाले पद को इस x के बराबर करने पर r1 का मान आ गया 2r2, ठीक है, 2r2 माइनस 3। अब y वाले को y के बराबर कर दो तो देखिए उससे क्या होगा, -4r1 माइनस 3 बराबर -3r2 माइनस 1। तो माइनस का 4r1 बराबर माइनस का 3r2 प्लस का 2। तो यूं कहें कि r1 आ गया 3/4, r2 4 का भाग दे रहा हूँ -4 का, -1/2, ये r1 का मान। और इसी तरीके से अपने z के लिए कर लेंगे। तो देखिए z के लिए भी कर ही लेते हैं। z के लिए करोगे तो क्या आएगा, 7r1 माइनस 1 बराबर 8r2 माइनस 10। एक बार इसको इतना ही पढ़ा रहने दो। अब देखो अपने को क्या करना है, देखो ये r1 का मान और ये r1 का मान, इन दोनों को भी आपस में बराबर करो। उससे क्या है कि अपने पास r2 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो कैसे, तो देखिए 2r2 माइनस 3 बराबर 3/4 r2 माइनस 1/2, ये आ गया। पूरी समीकरण को 4 से गुणा कर दो तो 8, ठीक है, ये अलग है, अपना ध्यान रखना ये अलग है। सभी को 4 से गुणा कर दो तो 8r2 माइनस का 12 है बराबर, इसको 4 से गुणा किया तो 3r2, इसको 4 से गुणा किया तो माइनस का 2, ये 3r2 इधर आ जाएगा तो 5r2 बराबर 10। तो r2 का मान 2 आ गया। अब ये r2 का मान लिखो यहाँ पे r2 का मान लिखोगे तो r1 का मान आएगा 2 दूनी 4 थी 1, ये r1 का मान आ गया। ठीक है, इस तरीके से r1 r2 के मान निकालिए। अब ये जो r1 r2 के मान है ना, ये यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख के देखो। और लिखने पे दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, दोनों पक्ष बराबर हो जाने चाहिए, तभी हमें पता लगेगा प्रतिच्छेदन के बारे में। तो यहाँ पे r1 का मान 1 लिखा तो 7 गुणा 1 माइनस 1, और इधर 8 गुणा r2 का मान 2 माइनस 10, तो 7 माइनस 1, उधर 16 माइनस 10, इधर 6 बनेगा और उधर भी कितना बनेगा, 6 ही बनेगा। तो इसका मतलब दोनों समीकरण बराबर हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें पता लग गया ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करना होता है, यहाँ से x y z के मान निकालो, यहाँ से x y z के मान निकालो, दोनों को बराबर कर दो। बराबर करने से आपके पास r1 और r2 के कुछ मान आ जाएंगे, मतलब एक मान आ जाएगा। एक मान r1 का आ गया और एक मान किसका आ गया, r2 का। ये r1 और r2 के मान इस तीसरे z वाले में लिख के देखना है। अगर ये संतुष्ट हो गया तो अपने बोल दें कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। और वो प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा कैसे, तो वो ज्ञात करना हो तो आप r1 और r2 में से कोई भी एक मान उठाकर चाहे तो इधर रख दो चाहे इधर लिख दो। मतलब r1 का मान अगर आप यूज़ करो तो यहाँ पे लिख देना। जैसे मैंने r1 का मान 1 ले लिया, यहाँ पे 1 लिखा तो क्या आएगा x का मान, यहाँ पे 1 लिखने पे 1 + 4 5, फिर y बराबर क्या आएगा, -4 - 3 -7, और यहाँ पे 1 लिखा तो 6। तो ये लिख देंगे प्रतिच्छेद बिंदु 5 - 7 और 6, 5 - 7 और 6। आप चाहो तो ये r2 का जो मान है ये यहाँ लिख देना, तब भी एक ही बात है। r2 का मान यहाँ पे 2 तो 2 दूनी 4 + 1 5 आएगा, 2 × 6 माइनस का 6 माइनस 1 माइनस का 7 आ रहा है, और ये लिखने पे अपने 6 ही रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि अपने को प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का एक मेथड है, उस मेथड को फॉलो करते हुए इसी तरीके से अपने को काम करना पड़ेगा। लघुत्तम दूरी के अंदर आपको डायरेक्ट सूत्र याद होगा, उस सूत्र का ही यूज करना है। देखिए कैसे, मैं सिर्फ सूत्र लिखूंगा, सॉल्व आप अपने आप करके देखना। लघुत्तम दूरी का सूत्र होता था कि d बराबर बटा में तो था b1 क्रॉस b2, ठीक है। इस तरीके से इसका सारणिक वाला मान आ जाता था, मोड़ आ जाता था, और ऊपर आता था a2 सदिश माइनस a1 सदिश डॉट b1 क्रॉस b2, और इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है। ये अपने लिए लघुत्तम दूरी का सूत्र है, ठीक है, लघुत्तम दूरी। और a1 a2 b1 b2 क्या चीज़ है वो मैं लिख देता हूँ, a1 सदिश a2 सदिश फिर b1 सदिश और b2 सदिश। तो a1 सदिश तो ये वाला जो पहला ये वाला ये a1 है कि i + 2j + k। a2 ये नीचे वाला आ जाएगा 2i - j - k, और b1 b2 वो सामने जो लैम्डा और म्यू के गुणा में है i - j + k, और b2 2i + j + 2k। तो ये अपने पास है a1 a2 और b1 b2 के मान हैं। मान लिखना यहाँ पर, अपने आप सोल्व करना। ये अदिश गुणा
और यहाँ पर सदिश गुणा, ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। और लास्ट है लंब की लंबाई। लंब की लंबाई देखिए कैसे ज्ञात होती है। हालांकि सारे क्वेश्चन मेरे को आपको मिल जाएंगे वीडियोस के अंदर, सब कुछ सोल्व करवा रखा है, एक एक क्वेश्चन करवाया हुआ है। कोई भी दिक्कत आए डिटेल में समझना तो वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए लंब की लंबाई कैसे निकाली जाती है। बिंदु दिया हुआ है 1, 2, 3, ये वाली दूरी निकालनी है, ये वाली रेखा अपने को दे रखी है। तो इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, पहले बराबर इसके r मान लो। r मान के x y z के मान आ जाते थे, वो मान यहाँ लिखने होते थे इस बिंदु की जगह। मैं डायरेक्ट लिखूंगा अभी, x का मान आएगा 3r + 6, y का मान आएगा 2r + 7 और z का मान आएगा 7 - 2r। ये बिंदु आ गया अपने पास। और इस बिंदु को, ये वाला, इसको a नाम दे दो और इसको नाम दे दो b, ठीक है ना। कि यहाँ से जो x y z का मान आएगा उसको अपनी इस तरीके से b बिंदु मान लेते। पूरी रेखा पे कोई भी वो बिंदु हो सकता था, हमने मान लिया कि वो बिंदु कौन सा है, b बिंदु है। अब आपको a b के दिक् अनुपात निकालने हैं। a b के क्या निकालने हैं, दिक् अनुपात। तो a b के दिक् अनुपात, ठीक है, a b के दिक् अनुपात। तो a b के दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे, माइनस कर देंगे इनको, इस मान में से इसको घटाओ तो 3r + 5, इसमें से इसको घटाओ 2r + 5, फिर इसमें से इसको घटाओ 4 - 2r। ये आ गया, ये भी के दिक् अनुपात है। फिर लिखते होते थे अपने रेखा के दिक् अनुपात। रेखा के दिक् अनुपात, तो रेखा के दिक् अनुपात 3, 2 - 2, 3, 2 - 2। और यहाँ पे अपने फिर लिखते थे कि ए बी लंबवत है रेखा के। तो एक शर्त थी अपने पास कि a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 बराबर क्या आएगा, 0। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनका आपस में क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ। तो 3 का गुणा यहाँ से करो तो कितना आएगा, 9r + 15। फिर 2 का गुणा यहाँ करोगे कितना आएगा, 4r + 10। और -2 का गुणा करो तो -8 और प्लस का 4r और बराबर में 0। तो 9 और 4 13 और ये 17r। फिर 15 और 10 25, 17। तो r का मान कितना आ गया, -1 आ गया। और ये r का मान यहाँ लिखो, यहाँ पे लिखोगे तो b बिंदु आ जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ b बिंदु। यहाँ पे -1 लिखा तो -1 लिखा तो कितना आया, 3। यहाँ -1 लिखा कितना आया, 5। यहाँ -1 लिखा कितना आया, 7 + 2 9, ठीक है, 7 + 2 9, ठीक है। तो a और b के बीच में दूरी सूत्र लगा दो। a b दूरी सूत्र अपने जानते हैं, √x2 - x1 का स्क्वायर, फिर y2 - y1 का स्क्वायर और z2 - z1 का स्क्वायर। x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो इस तरीके से अपने को इक्वेशन सोल्व करने थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने अगले मॉडल पेपर की बात करेंगे। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया फिर भी तो बता देना एक बार ज़रूर। और इसके अलावा आप जैसे यहाँ पे इस मॉडल पेपर के अंदर आपको पता लग गया कि कौन से एक्सरसाइज में से किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसी तरीके के क्वेश्चन करने हैं। कि जैसे ये 28वां क्वेश्चन है ना, कि ये 28वां क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा 14 चैप्टर में से मिलेगा। किस तरीके के हैं, कि प्रतिच्छेदन से संबंधित है, लघुत्तम दूरी से संबंधित है, लंब की लंबाई से संबंधित है। एग्जाम के अंदर भी इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100% श्योर है ये। सिर्फ आपको क्वेश्चन यहाँ से चेंज हो जाएगा कि मान लीजिए कि इसके कुछ और दे देंगे, आपको संख्याएं वगैरह बदल देंगे, डिजिट बदल देंगे, लेकिन तरीका इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और ज़्यादा संभावना लघुत्तम दूरी वाले क्वेश्चन की ही होती है। हो सकता है यहाँ इन दोनों में से भी आ जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना लघुत्तम दूरी में से ही है। बाकी करना, प्रैक्टिस करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।